हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप पहले की तरह खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो पिछली वीडियो की तरह ही फ्रैक्शंस को लेकर ही होने वाली है। आज की वीडियो में भी मैं फ्रैक्शंस को लेके जो पिछली वीडियो में कुछ बातें अधूरी रह गई थी उनको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो पिछली वीडियो की तरह थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में जो 4th और 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है फ्रैक्शंस को लेके, फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस के टाइप्स को लेके सिर्फ वही बताया गया था। लेकिन आज की वीडियो में फ्रैक्शंस को लेके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले बहुत सारे क्वेश्चन वे भी सिखाए जाएंगे। साथ ही और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्रैक्शंस को लेके रहती हैं और जिन प्रॉब्लम्स के चलते बच्चे फ्रैक्शंस से डरते हैं। फ्रैक्शंस जिस क्वेश्चन में आता है या जिस टाइप के क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस का रोल होता है, उस टाइप के क्वेश्चन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन क्यों ना हो, बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक बार 1 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में क्या क्या बताया गया था, जिसमें मैं मुश्किल से 2 मिनट ही लूँगा। उसके बाद हम करेंगे कि फ्रैक्शन में जीरो का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। जब मैं बात कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो बात नहीं पता, वो जेन्युइनली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। मैं जो बताऊंगा जीरो के बारे में, अगर आपको पता था तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि हाँ, मुझे जीरो के बारे में ये सब बातें पता थी। तो उसके बाद हम जीरो के बारे में देखेंगे। तीसरे पॉइंट पर हम 1 को लेकर देखेंगे कि फ्रैक्शन में 1 का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की जगह पर होता है। डिनोमिनेटर में 1 का क्या रोल होता है, तो हम 1 को लेकर देखेंगे। फ्रैक्शंस को प्लस करना, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी को, उसके बाद माइनस करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम फ्रैक्शंस को लेके आज ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। कोशिश करूँगा कि यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा दूँ। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं शायद अगली वीडियो में करवाऊँ। वो देखते हैं कि वीडियो कितनी लंबी चलती है। कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करूँ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कम से कम समय में आपको बताऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पिछली वीडियो की तरह ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रैक्शंस का रोल क्या होता है, ये काम कहाँ आते हैं और हम किसी भी चीज़ को और कब किसी चीज़ को फ्रैक्शंस के रूप में बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपके घर में, जो कि मुझे पता है, अगर आपके घर में कभी भी पिज़्ज़ा आया है या फिर आपने कभी भी बाहर खाया है अपनी फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, तो ये शायद पिज़्ज़ा जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो वैसे राउंड होता है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये पिज़्ज़ा ही है। पिज़्ज़ा मैंने बहुत कम खाया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसमें कितने पीसेस होते हैं, पर अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि पिज़्ज़ा में यहाँ पर एक कट लगा होता है और पिज़्ज़ा के 2 पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा को 2 पीस में इक्वली डिवाइड किया गया है। जब डिवाइड किया गया तो मैं इक्वली बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि ये पीस बड़ा है ये पीस बड़ा है। यहाँ पर बड़े छोटे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों पीस इक्वली डिवाइडेड है। फ्रैक्शंस का जो मेन मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज के अंश बनाना, किसी भी चीज के भिन्न बनाना, किसी भी चीज के टुकड़े करना, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो किसी भी चीज को टुकड़े बनाते हैं तो टुकड़े डिपेंड करता है कि टुकड़े बनाना है, तो हमें बचपन से आता है कि किसी चीज को तोड़ना होता है, टुकड़े बनाना होता है। लेकिन वो आपने टुकड़े किस चीज में से बनाए थे, कितना हिस्सा है वो किसी भी पूरी चीज का। एग्जाम्पल के चलते समझते हैं। जैसे इस पिज्जा का ये वाला पोर्शन अगर आपने अपने फ्रेंड ने खाया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना हिस्सा खाया है, कितने में से। मैंने 1 हिस्सा खाया है, लेकिन कितने हिस्से थे टोटल? 2 हिस्से थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश। मैं लिख देता हूं, न्यूमरेटर हिंदी मीडियम वालों के लिए अंश। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। इनके नाम है हिंदी में। तो ऊपर हम वो लिखते हैं जो हिस्सा हमने कंज्यूम किया है, ये यूज किया है, जिसको हम स्पेसिफिकली कंसीडर्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं। और नीचे हम टोटल लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स में थे इतना हिस्सा, जिसको हम बताते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम सेम पिज़्ज़ा को, आपकी बार आपकी फैमिली बैठकर पिज़्ज़ा खा रही है,
तो पिज़्ज़ा जैसे कि मैंने बताया मुझे पता नहीं है कितने पीस होते हैं, पर अब की बार हम इसमें 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब की बार आपने भी एक पीस खाया है, लेकिन अब की बार जो आपने एक पीस खाया है वो पिछले पीस के मुकाबले साइज में, शेप में छोटा होगा। वो कैसे? क्योंकि अब की बार टोटल कितने हैं, हम किसी से तब भी यही पूछेंगे कि आपने टोटल पीस में से कितने पीस खाए हैं। आप ऐसे नहीं बता सकते कि यहाँ पे भी आपने एक पीस खाया, यहाँ पर भी आपने एक पीस खाया है, लेकिन जो अमाउंट आपने कंज्यूम की है वो यहाँ पर ज़्यादा की है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर टोटल बहुत कम था, यहाँ पर टोटल ज़्यादा है क्योंकि टोटल है 4 पीस, तो आपने सिर्फ 4 पीस खाए हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर अब की बार शायद ये पिज़्ज़ा ऐसा सर्कल वैसा नहीं बना, मैं इसको 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, और इसको मैं 6 इक्वली पार्ट्स, हालांकि ये पार्ट्स बाकी वाले पार्ट्स से बड़ा है और ये भी, पर हम भी मान लेते हैं कि ये सभी के सभी इक्वली पार्ट्स हैं। तो अब आपके घर में एक पिज़्ज़ा आया है जिसमें वो आगे से ही 6 पीसेज में, इक्वली पीसेज में डिवाइड होके आया है। आपने उसके 3 पीस खा लिए, तो आपकी बहन आपकी मम्मी को क्या बोलेगी? अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, कोई भी हो, आपकी मम्मी को क्या बोलेगी कि देखो मम्मी, इसने पिज़्ज़ा में से 3 पीस खा लिए। आपकी मम्मी आपसे ज़रूर पूछेगी कि टोटल पीस कितने थे। वो ऐसा नहीं करेगी, क्या पता यहाँ पर अगर उसने 3 पीस खाए होते जिसमें 4 हिस्से बने हुए हैं, तो यहाँ पर 3 पीस उसका 75% हो जाता है, आधे से भी ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे, अगर उसने ये 3 पीस खाए हैं तो बचा कितना? सिर्फ इसका 1/4, 25% बचा। तो यहाँ पर उसने आधे से ज़्यादा पिज़्ज़ा को कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया। यहाँ पर आपकी मम्मी ज़्यादा गुस्सा होगी बजाय यहाँ के, क्योंकि यहाँ अगर आप 3 पीस कंज्यूम कर रहे हो तो आपने 50% ही यूज़ किया है, 50% आपका भी बचा हुआ है जो आपकी बहन के लिए है। तो यहाँ पर आपकी मम्मी शायद इतना गुस्सा ना हो। और एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं अब की बार पिज़्ज़ा को या पिज़्ज़ा के अंदर 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, मुझे पता नहीं है कि वो 8 पार्ट्स में आता है नहीं आता है, 8 पीसेस या स्लाइसेस होती है नहीं होती है, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा इतना कंज्यूम नहीं किया है। तो अगर आप सेम शिकायत अपनी मम्मी को यहीं पर कर रहे हो कि इसने यहाँ पर 3 पीस खा लिए, तो आपकी मम्मी जरूर पूछेगी कि टोटल पीस कितने थे। तो यहाँ पर आपकी मम्मी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि 3 पीस उसके हो गए, 3 पीस उसके। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मम्मी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलाती है, अपने से भी ज़्यादा देती है, तो 2 पीस आपकी मम्मी के लिए बच गए। कुछ बच्चे सोचेंगे पापा के लिए, पापा काम पर गए हैं क्योंकि संडे नहीं है ना आज, इसलिए। हालांकि ये बात बहुत बकवास थी, बट जो भी है। तो 3 पीस आपने कंज्यूम किए तो आपकी मम्मी बिल्कुल गुस्सा नहीं होगी। टोटल पीस कितने थे? टोटल पीस थे 8। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगा 3 पीस को लेके जो आपने कंज्यूम किए हैं वो बनेगा 3/8। टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपकी मम्मी के गुस्सा होने के चांसेस ना के बराबर है। यहाँ पर आपकी मम्मी के लिए उतना नहीं बचेगा, यहाँ पर आपकी मम्मी के लिए पिज़्ज़ा नहीं बचेगा, क्योंकि 3 पीस से आपने कंज्यूम कर लिए और 3 पीस शायद आपकी बहन करेगी या बहन आपकी हो सकता है मम्मी को दे दे। यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगा, आपने कितना पिज़्ज़ा कंज्यूम किया है। अगर यहाँ पर 2 कंज्यूम कर लेते हो आप पीस, तो आपने 50% हिस्सा कंज्यूम कर लिया। हालांकि वो परसेंटेज का हिस्सा है, उसको कभी फिर देखेंगे, अभी के लिए इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 1/4। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम न्यूमरेटर में किसको लिखते हैं, जो हमको चीज़ें दी गई होती हैं, जो हमने कंसिडर की हैं या जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें इतनी थी, और टोटल हम बताते हैं किसी चीज़ को कि टोटल में से ये चीज़ इतना है, ये किसी टोटल या बहुत सारी चीज़ का इतना हिस्सा है। तो शायद आप समझ पाए होंगे अब कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जिन चीज़ों को तोड़ के बताते हैं, अंश में बताते हैं, भिन्न में बताते हैं, और फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न ही बोलते हैं। तो आप शायद समझ पाए होंगे। आइए अब सीखते हैं कि जीरो हमारे फ्रैक्शन में कहाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया, कोई भी फ्रैक्शन होता है उनका जो आपस में रिलेशन होता है वो डिवाइड का होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 3 से। इनको किस किस रूप में लिख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, अभी बता रहा हूँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको जो तरीका होता है बात को लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है, चाहे डिजिट ऊपर वाली बड़ी हो या छोटी हो। यहाँ पर जीरो का रोल कहाँ पर है? जीरो कभी भी जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल कभी नहीं होगी,
कहने का मतलब जो भी नीचे आया है, हालांकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बोलते हैं कि क्यू के इक्वल नहीं होगी, डिनोमिनेटर के बराबर जीरो हम कभी भी नहीं रखेंगे, बराबर का निशान उसको काटा गया है। इसका मतलब है कि जीरो कभी भी हर में ना लिखें। रीज़न क्या है? रीज़न एक आसान रीज़न है कि जीरो की टेबल होती नहीं है, सिंपल सा रीज़न ये है। जो दूसरा मेन रीज़न है, जो बहुत सारे आपको टीचर शायद नहीं बताएंगे, कि जीरो से हम किसी चीज़ को डिवाइड कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं 5/0 लिख रहा हूँ तो जीरो से आप 5 को डिवाइड कर ही नहीं सकते। कुछ बच्चे सोचेंगे, मैं लिख देता हूँ, मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ कि दोनों का आंसर क्या होगा तो बच्चे क्या बोलते हैं, दोनों का आंसर 0 होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर, किसी भी फ्रैक्शन, कोई भी रियल नंबर हो, उससे हम अगर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, 0 को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारा आंसर 0 ही आता है। लेकिन हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी को भी। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब 0, इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते, इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते, या इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अब उस पे आते हैं, जिसमें मुझे शायद 2 मिनट लगेगी बताने के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारों को नहीं पता होती। तो जैसे कि मैं 2 की टेबल का एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा। वो कैसे? जैसे कि 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। कुछ मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर डिवाइड का निशान नहीं है, यहाँ पर माइनस का निशान है। तो हम 10 में से माइनस करें 2 को तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 8। हम फिर से 8 में से माइनस करते हैं 2 को तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6। फिर से 6 में से माइनस करते हैं 2 को तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? फिर से आ रहा है 4। फिर से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो 2 है वो कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5। ये 2 तो माइनस करने पे आया है। हमने 2 को कितनी बार माइनस किया है? 5 बारी। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो कितना है? 5। हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर 5 आएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तब तक। तो ये आप किसी भी टेबल को ऐसे कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर डिवाइड का निशान नहीं है, माइनस का निशान है। तो 9 माइनस 3 होता है 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 0। हमको तब तक करना जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 कितनी बार माइनस हुआ? 3 बारी, इसलिए हमारा आंसर क्या आया है? 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर 3 क्यों आया है, या हमारा आंसर यहाँ पर 5 क्यों आया? क्योंकि हमने 5 टाइम्स उस चीज़ को माइनस किया है। यहाँ पर हमने 3 टाइम्स 3 को माइनस किया है। हम जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसी चीज़ को माइनस करते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के नीचे हम 0 क्यों नहीं लिखेंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूँ। जैसे हमने 2 से किया था वैसे हम 0 से करेंगे। तो कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि डिवाइड का निशान नहीं है, 0 माइनस का निशान है। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। तो हम माइनस करेंगे, फिर से हमारा आंसर क्या आएगा? 10। 10 में से फिर से 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर कभी भी 10 से कम हो ही नहीं रहा। तो ये करते 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 जितने भी मैथमेटिशियन है वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या आएगा? हम ये नहीं बोलेंगे कि आंसर आएगा ही नहीं, उसको बोलेंगे कि आंसर हम अभी तय नहीं कर सकते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते कि अगर हम 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर हम अभी तय नहीं कर सकते। ठीक, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आता है। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ थी लेकिन इसका रीज़न बच्चों को नहीं पता था, तो मुझे बताना ज़रूरी लगा, तो इसीलिए। अब हम देखते हैं
कि एक का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगी। 5 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर देता हूं, ये कौन सा फ्रैक्शन है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं जिनमें ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से छोटी होती है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/1, क्योंकि 5 की टेबल में 5 1 जा 5 1 जा। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1 की टेबल में 1/1, तो इसका इसलिए इसका आंसर क्या बना दिया गया कि भैया अब इसका आंसर ही काम करो 1 लिख दो। वो क्यों, क्योंकि हम अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। हम 7 को 1 से डिवाइड करें तो तब हमारा क्या आंसर आएगा, तो 1 7 जा 7। आप देख पा रहे होगे कि हमेशा जो न्यूमरेटर वही आंसर आ रहा है अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो, इसीलिए नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 की वैल्यू नहीं होती है, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन न्यूमरेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको रेसिप्रोकल, आपने वर्ड शायद सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, ये तय है, आधा तय। यहां पर क्या होता है, हम किसी भी डिजिट को उल्टा लिखते हैं, जैसे कि 5/2 का उल्टा क्या होगा, 2/5। इसको बोलते हैं हमने इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर दिया, जिसकी इंपॉर्टेंस डिवाइड वाले क्वेश्चंस में आएगी अगर हम फ्रैक्शंस का डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगर मुझे कोई बोले कि सिर्फ 5 का उल्टा क्या होगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि 1/5। यहाँ पर ऊपर 1 कैसे आए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था हम किसी के भी नीचे 1 लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। आप उसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो 5 को हम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली किसी भी डिजिट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, हम इसके नीचे 1 लगा देंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे 0 भी तो लगा सकते हैं, नहीं, अगर हम इसको 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन 0 नीचे हम लगा ही नहीं सकते। तो अगर हम नीचे इसके 0 लगा देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, जैसा कि मैंने बताया था, नॉट डिफाइंड। 2 लगाएंगे तो तब इसकी वैल्यू 2.5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसीलिए 1 लगाने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैसा ही रहेगा। तो हम किसी भी डिजिट को या किसी भी नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन किसी भी इंटीजर को, तो हम किसी भी इंटीजर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि किसी भी डिजिट के नीचे 1 कैसे आता है और उसका रोल क्या होता है। लेकिन ऊपर का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर 1 आने से मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर 9 का मैं रेसिप्रोकल हमसे कोई पूछे तो मैं इसको बोलूँगा 1/9। इसका रोल मैंने जैसे कि बताया, आगे डिवाइड में भी हम करना सीखेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि 0 का क्या रोल होता है फ्रैक्शंस में और 1 का क्या रोल होता है। आइए अब इनको प्लस करना और माइनस करना सीखते हैं। फ्रैक्शंस को प्लस करना, माइनस करना जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। इसका मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना काफ़ी इजी है। फ्रैक्शन जैसे कि 5/2 प्लस में 3/2, 4/2 प्लस में 9/2, 5/2 जमा 3/2, 4/2 जमा 9/2। ये 2 फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं। इनको ऐड करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वाले में ऐड कर दे, नीचे वाले को नीचे वाले में ऐड कर दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर नीचे वाले अगर सेम है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा, 2 ही आएगा। कुछ सोचेंगे कि हमने 2 में से कॉमन ले लिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और 2 का एलसीएम या सेम डिजिट का एलसीएम वो 1 डिजिट ही होता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा कि इसका आंसर 5 ही होगा, इनका एलसीएम 5 ही होगा, क्योंकि तीनों के कॉमन मल्टीपल वही होता है। तो यहाँ पर 2 का कॉमन मल्टीपल, जैसे कि मैंने अपनी एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ये क्वेश्चन करने में परेशानी होगी। तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखें, तब आके इस वीडियो को देखें। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ आता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है,
2। इसलिए मैंने फ्रैक्शन से पहले एलसीएम एचसीएफ सिखाया था, क्योंकि फ्रैक्शन में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 और 2 अगर डिजिट सेम है तो हम उसी डिजिट को लिखेंगे और ऊपर वाली डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 8। जैसे कि मैंने बताया, फ्रैक्शंस को हमको कोई बताएगा नहीं कि आपको और फर्दर डिवाइड करना है, हमको खुद ही इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख लेना है इसको। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो रहा है तो इसको मिक्स में लिखेंगे, अगर ये नहीं हो रहा है तो हम जैसे ही हुआ लिखेंगे। मुझे लग रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/1। और जैसे कि मैंने बताया, हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा 4। सेम यहाँ पर है, सिर्फ 2 के साथ नहीं है। अगर यहाँ पर 4 होता तब भी वही चीज होती कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल सेम होता है। तो 4 और 9 ऊपर था 13। इसका जो आंसर आएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। वो कैसे? इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। 4 3 12 1। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। सबसे पहले क्वोशिएंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, फिर लिखेंगे डिवाइजर। 3 सही 1/4, ये है हमारा आंसर। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर डिजिट या डिनोमिनेटर नीचे सेम हो तो हम क्या करेंगे। न्यूमरेटर सेम हो या ना हो, तरीका वही है कि ऊपर वालों को ऐड करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे, आइए वही देखते हैं। मैं यहां पर ये नहीं लिख के, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, डिनोमिनेटर का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, या फिर आप मेरे साथ साथ बोल कर भी इस चीज को याद कर सकते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम मुझे अच्छे से पता है, मैंने एक तरीका भी बताया था अपनी वीडियो में कि बड़ी वाली डिजिट का हम क्या करते हैं, टेबल बोलते हैं। तो 6 की टेबल बोलने की मुझे शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है और 6 की टेबल में भी 6 आता है 1 पर। तो दोनों का जो एलसीएम है, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो 6 ही होगा। आप वैसे भी करके देख सकते हैं जो तरीका मैंने बताया था। ये करने के बाद आपको पहले इस डिजिट, पहली वाली डिजिट के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। इस एलसीएम को, ये दोनों का एलसीएम है, इस एलसीएम को इस डिजिट के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेना है। हालांकि लिखते नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा या तरीका गलत नहीं होगा। तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर, और जो आंसर आया उसी के न्यूमरेटर से, जिसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो, उसी संख्या के न्यूमरेटर अंश से उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, बीच में अगर प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे। सेम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा ऊपर वाले से उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 × 4, जैसा कि बोर्ड मास का रूल है, 3 × 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 1 4 प्लस डिवाइडेड बाय 6। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि 6 ऊपर नीचे तो डिवाइड में है और डिवाइड का कनेक्शन होता है, तो इसको काट भी सकते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, वो चीज़ तब एप्लीकेबल होगी जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा। जब मैं मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कराऊंगा तब भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप इनको नहीं काट सकते, मतलब यहाँ पर आप इनको काट सकते हो, ये सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप इनको काटोगे तो ये गलत होगा। तो प्लस माइनस अगर किसी डिजिट के बीच में है और उसी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा है जो ऊपर वाली नीचे वाली डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप उसको डिवाइड नहीं करोगे जब तक वहां पर मल्टीप्लाई का निशान ना हो तब तक। आप इस चीज को दोबारा समझने के लिए रिवर्स भी कर सकते हो या बैकवर्ड भी कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जैसा कि मुझे पता है लंबी वीडियो, बहुत सारे बच्चे लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। तो 6 + 4 कितना आएगा, 10/6 या 10/6। अब इसको अगर मैं और डिवाइड करना चाहूँ, 2 5 2 3 5/3। हमारा ये भी आंसर है। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहे इसकी तरह तो वो भी हम कर सकते हैं।
मैं एक बार एक क्वेश्चन करके और बता देता हूं कि प्लस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहां पर भी 4 और 8 अलग अलग संख्याएं हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है। हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा, जो 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। सबसे छोटा यही है मल्टीपल। तो 4 से 8 को क्या करेंगे, डिवाइड। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हो, आप इसको याद भी ऐसे ही कर सकते हो। तो इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आप उसके न्यूमरेटर से, उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस करोगे, अगर बीच में माइनस है तो आप माइनस करोगे। अगर मल्टीप्लाई हो तब ये तरीका काम नहीं आएगा, आप नीचे वाला कैल्शियम नहीं लेंगे। और डिवाइड हो तब ये तरीका काम नहीं आएगा। वो बहुत मामूली सी चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए अगर प्लस है तो आप प्लस लिखोगे, अगर माइनस है तो आप माइनस लिखोगे। एक काम करते हैं, हम इसको माइनस का ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस हमको क्या करना, लास्ट में माइनस करना है। तो 8 की टेबल में 8 आता है 1 पर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी के ऊपर वाले से 4 से। तो 4 2 2 जा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 4 माइनस 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 8। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, 4 में से 4 गए 0 अपॉन 8। तो हमारा आंसर अब क्या आएगा, 0। जैसा कि मैंने बताया 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं 1 मिनट लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोबारा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप नीचे वाली डिजिट का एलसीएम लेंगे। ये सारी चीजें तब एप्लीकेबल होगी जब आप प्लस कर रहे हो फ्रैक्शंस को, भिन्न को, या फिर माइनस कर रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, तो उसके लिए आप इसको याद ना करें, जो बहुत मामूली सी चीजें हैं जो मैं अभी करवाऊंगा कुछ देर में। तो जब प्लस और माइनस कर रहे हैं तब डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं उनका। अगर डिजिट सेम है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वही डिजिट ही उनका एलसीएम आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 यार ऊपर वाली डिजिट को हमको वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आंसर वही आने वाला। वो कैसे, यहाँ पर एलसीएम 2 आया है तो 2 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 से करेंगे 5 को मल्टीप्लाई। आप 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो, आंसर दूसरी डिजिट ही आएगी, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, वो चाहे कोई भी रियल नंबर हो। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया 1 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, वही आंसर आने वाला है, वो चाहे कोई भी रियल नंबर हो। तो यहाँ पर भी हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आंसर 4 और 9 ही आता। आप चाहे करके देख सकते हो। जैसे ही डिजिट अलग हो जाती है डिनोमिनेटर में, आपको प्रॉपर एलसीएम निकालना पड़ेगा। हालांकि ये मैंने बहुत सिंपल डिजिट लिया आपको समझाने के लिए, लेकिन तरीका वही है जो आपको बताया गया है। आप नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से जो बीच में निशान है वो लगाएंगे, प्लस हो या फिर माइनस हो। फिर से नीचे वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले मल्टीप्लाई करने की ऐसा आप करके दिखा भी सकते हो। आप ऐसा करके नहीं भी दिखाओगे तब भी काम चल जाएगा। आप इसको डायरेक्ट 6 + 4 भी लिख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर एलसीएम जो है वो आपको लिखना ही है, और आप उसको डिवाइड करोगे, फर्दर डिवाइड करोगे। आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको डिवाइड करना है, लेकिन आपका एक काम है, आपको उसको लोवेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे रूप में लेके आना ही है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं कि फ्रैक्शंस के जो मल्टीप्लाई होती है वो कैसे करते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई सीख लिया तो आप डिवाइड भी आसानी से कर पाओगे। वो कैसे, जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शन का जो आपस में रिलेशन होता है वो होता है डिवाइड का। कहने का मतलब, अगर मैं इस 4 को लेकर चलूं तो ये 4 से जो भी डिजिट इसके नीचे है उस डिजिट से ये डिवाइड ही होगा। 4 2 से भी डिवाइड होगा। 4
अगर यहाँ पर दूसरी साइड भी कोई संख्या है उससे भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैंने 2 लिखा तो ये 4 इस 2 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर ये 4 और 6 आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 भी और 6 भी। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि वो चीज़ उससे नीचे ही हो, या नीचे वाली चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी चीज़ जो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो उससे ऊपर ही हो सकता है उसी के ऊपर हो या फिर दूसरी संख्या के ऊपर हो। आप कभी भी आमने सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिवाइड ना करें, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से, इससे और इससे होगी। आप इनको आपस में डिवाइड ना करें। सेम 2 की मल्टीप्लाई इस 9, इस 2 और इस 6 से होगी। इनको आपस में डिवाइड ना करें। डिवाइड सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे होता है। इस 4 को हम इस 2 से कर सकते हैं, इस 9 से कर सकते हैं, इस 2 से कर सकते हैं, इस 6 से कर सकते हैं। 6 से मतलब दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 4 और 6 भी। तो सेम इस 3 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? इसके नीचे वाला 2 इससे होगा नहीं, हम कर सकते हैं अगर कोई संख्या 2 की जगह पर होती तो। आप इस 6 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो। हालांकि 2 और 2 से नहीं होगा, 6 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि सारी संख्याएं इसके नीचे हैं अगर संख्या ऊपर वाली है तो। अगर संख्या नीचे वाली होगी तो ऊपर वाली को ही डिवाइड करेंगे। एक चीज छोटी सी मैं यहाँ पर बता दूं जो मैंने पहले भी बताई है। अगर यहाँ पर जो 6 है और यहाँ पर 3 है, आपने बताया था कि ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। अगर प्लस है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं का क्या लेंगे, वही तरीका जो मैंने बताया, एलसीएम लेंगे और जो तरीका मैंने अभी सिखाया था उसी तरीके से इनको सोल्व करेंगे। आप कभी भी इनको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, माइनस का निशान हो तब भी नहीं करेंगे। ये तरीका तभी कारगर है या तभी हो पाएगा या तभी इस तरीके से आप कर सकते हो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब, या डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि मार्कर चेंज कर लेता हूं। 3 से कौन कौन सी चीजें डिवाइड हो सकती है आप शायद समझ पाए होंगे। हम इस 9 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 9 की टेबल में 3 आता है, 9 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है 3 जा पर। अब ये 3 और किसी से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ इस 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। जैसा कि मैंने बताया आप नीचे 1 बिल्कुल भी ना लिखें, ऊपर आपको 1 लिखने की जरूरत है क्योंकि ऊपर 1 आ सकता है। 2 से हम इस 4 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 2 1 जा 2 2 जा। अब इस 2 से भी हम इस 2 को कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या आया है, 1 by 1। और जैसा कि मैंने बताया हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हम इसको डिवाइड भी करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो इस पूरी डिजिट को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका आपने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आपकी बार में डिजिट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम 14 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे जो 9 है इससे और साथ ही 15 से। आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है, आप ये याद रखना। तो 14 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, ये 7 और 2 की टेबल में आता है। तो 2 और 7 यहाँ पर किसी का भी फैक्टर नहीं है तो 14 यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 24, 3, 4, 6 और 8 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 3 जा और 24 आता है 8 पर, 3 8 जा 24। अब 3 की टेबल में 15 आता है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो आपस में ये कभी कोई इसको डिवाइड कर दे, ये मल्टीप्लाई ही होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर क्या आया है, 14 8 जा 14 8 112 और 15 3 जा 45। हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको हम और डिवाइड कर पाएंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा तो हम इसको ऐसे कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कब इसको डिवाइड करते हैं और कब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आइए एक नज़र डिवाइड के क्वेश्चंस पर भी डालते हैं। डिवाइड के क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना, आपस में क्या करना है, इनकी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देता हूँ और इनको का रेसिप्रोकल कर देता हूँ। रेसिप्रोकल मतलब इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी 2 डिजिट के बीच में ही होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा 2 डिजिट के बीच में सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बीच में ही होगा और उन दोनों डिजिट में से जो राइट वाली डिजिट है, यहाँ पर जो मेरी राइट है ये वाली डिजिट है जो आपके भी राइट हैंड पर पड़ेगी आप अगर क्वेश्चन करोगे तब। तो जो राइट हैंड वाली डिजिट है उसी को रेसिप्रोकल करोगे, लेफ्ट हैंड वाली को नहीं करोगे। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं। और कल ही मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि मुझे लगा कि लेफ्ट वाली को करते हैं और अब तक तो मैं लेफ्ट वाली को ही करता आ रहा था। वो 8th क्लास का बच्चा था और जब मैंने उससे पूछा कि तेरे मैथ में नंबर कितने थे, नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा बट नंबर बताने के लायक नहीं थे, तो इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 25/6, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अगर कुछ बच्चे सोचेंगे तो 2 डिजिट है, अगर डिजिट 2 से ज़्यादा हो तब अगर ऐसा हो तब भी अगर आप इन दोनों को कर रहे हो तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान बनाओगे। अगर आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हो सबसे पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसको उल्टा लिखोगे, इसका व्युत्क्रम करोगे और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बना दोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 5/3 और इसका करते टाइम यहाँ पर क्या लिखोगे 2/4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है। 5 5 जा 25, 4 3 जा 12। आप इसको ऐसे करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी मैंने आज की वीडियो में बताया है उसको रिपीट करना चाहूँगा। क्योंकि रिवीजन जैसे कि आप सभी को पता है और मुझे भी पता है कि रिवीजन कितनी ज़रूरी होती है। आप खुद से वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे, कुछ बच्चे देखेंगे लेकिन सभी बच्चे नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। हमने जीरो की इंपॉर्टेंस देखी थी कि जीरो न्यूमरेटर में आ सकती है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका रीज़न मैंने बताया था। 1 ऊपर आ सकता है, 1 नीचे हम लिखना जरूरी नहीं है, हम नीचे नहीं ना भी लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप प्लस कर रहे हो तो बीच में प्लस लिखोगे, अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप माइनस लिखोगे। मल्टीप्लाई के केस में आमने सामने की डिजिट मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे की डिजिट आपस में डिवाइड होगी। चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, आपस में ये डिवाइड होंगी। सेम चीज़ डिवाइड में है। डिवाइड में चीज़ें क्या होंगी, रेसिप्रोकल होगा उनका, ऊपर से नीचे लिखी जाएंगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे, मुझे भी अपनी वीडियो देखते टाइम थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी बोरियत बड़ा पढ़ाता हूँ मैं, या जो भी आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा बोर हो जाते हो आप। इसमें मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, लेकिन जो मेन दिक्कत है यहाँ पर कमरे में कोई नहीं है, लाइट्स और कैमरा ही है। तो यहाँ पर मैं किसी भी टाइप की बातें करता या थोड़ी बहुत हरकतें करता मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, वियर्ड लगता है। अगर मेरे सामने बच्चे बैठे होते हैं तब थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा भी आता है और पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो अब जो भी है मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है और कोशिश करूँगा अगर मैं थोड़ा और अच्छा या और अच्छे थोड़ा सा एंटरटेन करके आपको पढ़ा सकूँ। तो आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा या आपको कोई डाउट है जो मैंने गलत बताया है या आप कोई भी मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हो। अगली वीडियो मेरी मैथ को लेकर तो आएगी क्योंकि मैथ की बेसिक सीरीज मुझको कंप्लीट करनी है। साथ ही अब से मैं साइंस की वीडियो भी अपलोड किया करूँगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और
जिनको भी इस टाइप से पढ़ने की आवश्यकता है या जिनको लगता है कि आपको लगता है कि उनको भी मैथ के बेसिक आनी चाहिए, आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।